तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से भी स्टडी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में आज हम मेंटेनेंस की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी किसी भी ड्राइवर एग्जाम की ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें व्हीकल का या ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स की जानकारी है, व्हीकल मेंटेनेंस या जो टेक्निकल नॉलेज होता है, वहाँ से अगर आपके सिलेबस में ये कंटेंट या ये सिलेबस अगर आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड है, तो आप इस क्लास को आप ज़रूर देखिए। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमें आप सभी के लिए लेके आए हैं। और एक ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो लगातार एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। और जब इतने एग्ज़ाम हमने करवाए हैं, तो हमें ये भी पता है कि कहाँ से कौन-सी बुक से, किस जगह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने कुछ अच्छे से क्वेश्चंस रखने जा रहा हूँ और साथ में कुछ अच्छी डेफिनेशन भी दूँगा, जिसकी मदद से आपको इनको समझने में आसानी होगी। तो पहला प्रश्न बिना देरी के हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न आपके सामने क्या है? द पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज़ डन टू, यानी कि ऑटोमोबाइल की पेंटिंग की जाती है। कहने का मतलब है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि गाड़ी के ऊपर पेंटिंग क्यों की जाती है। आप सभी को पता होगा, गाड़ी की जो बॉडी होती है वो लोहे की चद्दर की बनी होती है। अगर उसको पेंट नहीं किया गया तो वो सुंदर नहीं दिखेगी, न उस और दूसरी बात, उसके ऊपर जंग लग जाएगा और वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो ऑप्शन नंबर एक है, प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम ग्रोविंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर जंग लगने से रोकें, बिल्कुल ठीक है। इम्प्रूव इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसके बाहरी स्वरूप में सुधार करें, ये भी ठीक है। रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील फॉर लॉन्ग, स्टील की विशेषताओं को लंबे समय तक बनाए रखें। यानी जो स्टील की चद्दर है, ये लंबे समय तक चल सके, ये भी काम करती है। तो ये सभी काम करती है एक प्रकार से जो पेंटिंग हम करते हैं। प्रश्न एक ये भी आया था दिल्ली पुलिस में कि ये जो पेंटिंग होती है, इसको तेज धूप या सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसमें अगर लगातार वो रहता है, गाड़ी खड़ी रहती है, तो पेंट खराब हो जाता है, जो कि बहुत महंगा होता है। तो उस पेंट को, पेंट की जो प्रभावशीलता है, पेंट की जो चमक है, उसको सूर्य के प्रकाश से कम रखने के लिए हम किसका लेप करते हैं या किसका क्या लगाते हैं? तो वो हम लगाते हैं मोम। तो याद रखना, ये प्रश्न आया था वहां पे। तो हम मोम की परत ऊपर चढ़ा देते हैं, जो कि वो भी लगभग 400-500 रुपए की आती है। तो आप अगर गाड़ी के ऊपर ओरिजिनल पेंट के ऊपर अगर हम मोम का लेप कर देते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी की चमक उससे बढ़ती है और ओरिजिनल कलर जो आपकी गाड़ी का है, वो बिल्कुल सूर्य के प्रकाश से प्रभावित नहीं रहता। समझ में आ गया होगा? आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। प्रश्न संख्या हमारे सामने 2 है। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, एक इंजन का स्ट्रोक होता है। तो आप सभी को पता होगा, इंजन के अंदर जो खोखली भाग होते हैं, तो ये एक इस टाइप से होता है, जिसके अंदर आप सभी को पता है पिस्टन मूवमेंट करता है। ये आई होल होता है जहाँ से कनेक्टिंग रोड जुड़ती है, नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है। ठीक है, से 3 या 4 आपके, ये होती है क्रैंक शाफ्ट CS, ये होती है CR यानी कि कनेक्टिंग रोड, और ये होता है पिस्टन। तो यहाँ पर पूछा है एक स्ट्रोक क्या है? तो ये सिलेंडर जो है, ऊपरी जो भाग होगा वो TDC कहलाएगा, निचला जो भाग होगा वो BDC कहलाएगा। और TDC से BDC के बीच की जो दूरी है, यानी सिलेंडर ऊपर से नीचे तक जहां तक जाता है, उस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अमूमन हम जो गाड़ियां काम में लेते हैं, हमारी जो गाड़ियां होती है, बताना चाहूंगा, ये जो है 4 स्ट्रोक गाड़ियां होती है, क्योंकि इसमें सबसे पहला स्ट्रोक होता है नीचे जाने वाला, यानी इसमें हवा को खींचा जाता है। दूसरे में इस हवा को दबाया जाता है। तीसरे में इसको दोस्तों पावर स्ट्रोक मिलता है। चौथे में धुआं निकल जाता है। इस प्रकार से 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है? और 4 स्ट्रोक लगाने पर एक पावर स्ट्रोक हमें प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अमूमन आप सभी को पता होगा, जो ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों में, व्हीकल में जो इंजन काम आता है, वो दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन काम में आता है। एक तो एक्सटर्नल कंबशन होता है, जैसे कि भाप स्टीम के इंजन है, एक इंटरनल कंबशन होता है। तो गाड़ियों में इंटरनल कंबशन इंजन ही काम में आता है। प्रश्न संख्या 3 है, द ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम TCS जनरली ऑपरेट्स इन द स्पीड रेंज ऑफ।
ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टीसीएस आमतौर पर गति सीमा में संचालित होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है कि टीसीएस होता क्या है। पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि टीसीएस होता क्या है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ठीक है। तो टीसीएस होता है जब आपकी गाड़ी चलती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सॉरी ये नहीं होगा, यानी कि जो टीसीएस है इसका पूरा नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ट्रैक्शन का मतलब होता है जब आपकी गाड़ी चल रही होती है, तो जब गाड़ी किसी मोड़ पे मुड़ती है तो हो सकता है कि अधिक स्पीड के कारण या किसी भी रीजन से किसी एक टायर या दो टायर का जो फ्रिक्शन है, रोड के साथ में जो ग्रिप है वो नहीं बन पाती है, जिसकी मदद से गाड़ी है वो पलटने की या स्टेबिलिटी जो गाड़ी की है वो नहीं रह पाती है। गाड़ी की स्थिति जो है रोड के साथ बनी हुई नहीं रह पाती है। उस स्थिति से बचाव के लिए जो टीसीएस सिस्टम गाड़ी में यूज किया जाता है, जिसे हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पूछा है कि ये जो टीसीएस है कौन सी गति सीमा में संचालित होता है, तो इसका जवाब होगा लेस देन 40 किलोमीटर पर हाउ, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति पर टीसीएस कंट्रोल वो गाड़ी को करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 4 है, द फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट कंप्रेशन रिंग टॉप रिंग इज दैट इज, यानी कि प्रथम संपीड़न रिंग शीर्ष रिंग का कार्य क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि जो इंजन होता है, इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है इसके ऊपर 3 रिंग होती है। कितनी? 3 रिंग होती है। इन 3 में से 2 तो कौन सी होती है? कंप्रेशन रिंग, और एक कौन सी होती है? ऑयल रिंग। तो यहां पर शीर्ष रिंग मतलब ये कंप्रेशन रिंग की बात कर रहा है। तो कंप्रेशन रिंग का काम क्या है, ऑयल रिंग का काम क्या है? सीधा सा नाम, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑयल रिंग का काम होता है ऑयल को स्क्रैप करना और ऑयल को ऊपर कंबसन चेंबर में जाने से रोकना। कंप्रेशन रिंग का मतलब काम होता है एक तो कंप्रेशन को बनाए रखना और कंप्रेशन वाली गैसों का रिसाव ऑयल की ओर जाने से रोकना। ठीक है, तो ये होता है। तो यहां पर मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, ये माना कि पिस्टन है, ये एक रिंग, ये दो रिंग, ये 3 रिंग, ऊपर तो कंबसन चैम्बर है। ठीक है, कंबसन जो जहां पर दहन कक्ष हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, सी इसको कह सकता हूं मैं। और नीचे क्या है? ऑयल संप है। ऑयल संप जहां पे हमें ऑयल हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो तीसरी रिंग है ना, ये तो इस ऑयल को ऊपर जाने से रोकेगी, और इसके जो जो दीवारें हैं, यहाँ पर जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल है इसको स्क्रैप करके नीचे लाती रहेगी। लेकिन ये जो 2 रिंगे हैं इनको कंप्रेशन रिंग के नाम से जानते हैं। ये जो सिलेंडर हेड के ऊपर कंबसन चैम्बर में जो कंप्रेशन बना है गैसों का, उसको नीचे जाने से रोकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटेन ए सील एंड प्रिवेंट्स escape ऑफ burned gases एंड लॉस ऑफ प्रेशर इन द कंबसन चैम्बर, यानी कि एक सील बनाए रखता है और जली हुई गैसों को बाहर निकलने और दहन कक्ष में दबाव के नुकसान को रोकता है। प्रश्न संख्या 5 है, द कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स द स्टीयरिंग रेक टू द नकल्स इज, यानी कि वह घटक जो स्टीयरिंग रेक को पोर यानी कि नकल से जोड़ता है। आपकी गाड़ी के माना कि ये पहिए हैं, ये आपकी क्या है? फ्रंट एक्सल है। यहाँ पे आर्म होती है पहिए को, यहाँ दोनों ओर से इस टाइप से, ये आपकी टाई रोड होती है। ठीक है, ये आपकी टाई रोड है और ये आपका स्टीयरिंग है, इसके ऊपर दांते हैं। तो ये जो रेक है, ये जो रेक है, और ये जो आपकी क्या है, सॉरी ये रेक हो गई और ये पोर या नकल हो गई। तो इन दोनों को कौन जोड़ रही है? ये जोड़ रही है। कौन है ये? टाई रोड है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम इस जो पोर यानी नकल को क्या बोल देते हैं? स्टीयरिंग आर्म के नाम से भी जान लेते हैं, है ना। तो पोर नकल से देखो नया शब्द आया है अंग्रेजी में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो स्टीयरिंग रेक को पोर यानी नकल से यानी कि स्टीयरिंग आर्म से कौन जोड़ता है? टाई रोड जोड़ती है। ठीक है, आप सभी को विदित होगा कि जो टाई रोड होती है वो स्टीयरिंग से एक साइड से जुड़ती है, माना कि यहाँ जुड़ गई है। तो ये दूसरा टायर है, इस टाई रोड की मदद से ही यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा ट्रांसमिट करता है। यानी स्टीयरिंग जो है वो एक टायर को मोड़ता है, दूसरा टायर टाई रोड के माध्यम से एक से दूसरे से जुड़कर आपस में मुड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टाई रोड जो है स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट है। डीजल ईंधन की सीटेन संख्या की एक माप है, यानी कि द सीटेन नंबर ऑफ ए डीजल फ्यूल इज ए मेजर ऑफ वोलेटिलिटी, विस्कोसिटी, इग्निशन क्वालिटी, डिले पीरियड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इग्निशन गुणवत्ता। यानी कि जो एक तो सीटेन नंबर होता है, एक के ऑक्टेन नंबर होता है।
तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से संबंधित होता है और सीटीएन नंबर डीजल से संबंधित होता है। तो सीटीएन संख्या जो है वो ईंधन के जो जलने की जो इसकी गुणवत्ता होती है उसको ये इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो अभी प्रेजेंट में जो सी मतलब कि सीटीएन नंबर जो काम में लिया जा रहा है 40 से 45 के आसपास का सीटीएन नंबर का जो डीजल है वो काम में लिया जा रहा है। लेकिन पेट्रोल की बात करता हूं, ये तो डीजल है। पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल हमारे भारत में 85 से 95 ऑक्टेन रेटिंग का जो पेट्रोल है वो हम काम में लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इज ड्रावन इन द सिलेंडर। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय या के दौरान सिलेंडर में खींचा जाता है। आप सभी को पता होगा पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर वायु और ईंधन यानी कि एयर फ्यूल दोनों की बात होगी। लेकिन डीजल इंजन की बात आ जाए तो केवल हवा यहाँ पर अंदर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं पेट्रोल इंजन की तो हवा और जो है जो फ्यूल दोनों जाएगा और केवल डीजल इंजन में हवा जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा क्योंकि डीजल इंजन जो है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है। कंप्रेशन का मतलब किसका कंप्रेशन होगा? हवा का कंप्रेशन। और पेट्रोल इंजन वो है स्पार्क इग्निशन मेथड पे काम करता है। तो उसमें फिर स्पार्किंग किसके द्वारा होगी? स्पार्क प्लग के द्वारा। किसको जलाया जाएगा? वायु और ईंधन के मिश्रण को। बल्कि डीजल इंजन में क्या होता है, हम गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे करेंगे तो वो वहां पर डीजल चक्र के सिद्धांत पे वो जल जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है। द मेन फीचर ऑफ ए मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन इज दैट। यानी मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन की मुख्य विशेषता क्या है? ये एक प्रकार का सस्पेंशन का सिस्टम है और ये क्या काम करता है, इसका क्या विशेषता है, तो वो पूछी गई है। सस्पेंशन के ऊर्ध्वाधर आकार को अधिक कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है। गैर ऊर्ध्वाधर बाहरी ताकतों को निलंबन भुजाओं द्वारा समर्थित किया जाता है। द अनस्प्रंग मास इन लाइटर, लाइटर में अनस्प्रंग मास और लाइटर में नहीं, मतलब कि अनस्प्रंग भार है वो कम होना। द असेंबली स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन, असेंबली डिजाइन में थोड़ी अधिक जटिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉन वर्टिकल। नॉन वर्टिकल का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्सेस आर सपोर्टेड बाय द सस्पेंशन आर्म, यानी गैर ऊर्ध्वाधर बाहरी ताकतों को निलंबन, निलंबन सस्पेंशन, निलंबन भुजाओं द्वारा समर्थित किया जाता है। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल जो जितनी भी पावर होती है उसको ये सहन वो समर्थ करता है ना। तो सस्पेंशन सिस्टम है वो यहाँ पर गाड़ी के वजन को, यहाँ पर वाइब्रेशन को, रोड के जो सरफेस के जो झटके हैं वहां उनको गाड़ी तक पहुंचने से उनको रोकता है। प्रश्न संख्या आपके सामने यहाँ पे 9 है। द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, बैटरी की क्षमता आमतौर पर खालिस्तान के रूप में व्यक्त की जाती है। आप सभी को पता होगा जब भी आप बैटरी लाते हैं तो यहाँ पर बैटरी को किस में मापा जाता है? अब वो चाहे एलएमवी गाड़ी हो चाहे एचएमवी गाड़ी हो, आप सभी को पता है वोल्टेज की बात करते हैं तो 12 वोल्टेज की बैटरी काम में आती है। लेकिन फिर बड़ी में छोटी में बैटरी में फर्क क्या हुआ? करंट का। करंट को हम एम्पियर पर आवर, ए एम पी से भी कह सकते हैं और यहाँ पर ए एच के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, एम्पियर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा जो छोटी गाड़ियां होती है एलएमवी गाड़ियां, इसमें 65 या 75 एम्पियर की बैटरी काम आती है। एचएमवी में अगर छोटी एचएमवी है तो उसमें 100 से 120 तक काम में आती है और बड़ी एचएमवी है तो यहाँ पर 150 एम्पियर की बैटरियां काम में आती है। जैसे बड़ी बड़ी स्लीपर बसें होती है, बड़े ट्रक होते हैं, है ना, तो उनमें 150 एम्पियर की बैटरी आती है। लेकिन वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज वही 12 वोल्टेज की बैटरी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पावर प्लांट। ऑटोमोबाइल में सबसे अधिक गैस टरबाइन, आईसी इंजन, बैटरी, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है, मैंने अभी पहले प्रश्न में ही बताया था कि ऑटोमोबाइल में जो सबसे अधिक हम काम में ले, सबसे अधिक या पूरा ही अधिक है, सब केवल यही इंजन काम में आते हैं। कौन से? आईसी इंजन, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। क्योंकि जब ये इंटरनल कंबशन इंजन नहीं थे तो उस समय तो क्या होता था, हम जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है यानी बाह्य दहन, जैसे स्टीम, जो भाप से चलने वाले इंजन है, उनका प्रयोग करते थे। लेकिन जब से ये इंटरनल कंबशन इंजन आए हैं,
क्योंकि ये आकार में छोटे सस्ते होते हैं और हर कहीं पर ले जाया जा सकता है आसानी से, और इनका माइलेज भी अच्छा होता है, पावर भी ज़्यादा होती है। इनके कारण यहाँ पर क्या होता है, हम गाड़ियों में आईसी इंजन काम में लेते हैं। तो ये पूछ रहा है गाड़ी में सबसे ज़्यादा कौन सा काम में लिया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या पूरा ही यही काम में लिया जाता है, आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब है एक ऐसा इंजन जिसके इंजन के भीतर ही हम जो डीजल या पेट्रोल को जलाते हैं। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। प्रश्न 11 है, इन ए स्क्वायर टाइप इंजन, एक वर्गाकार प्रकार के इंजन में ज्यामितीय आकृति प्रकार वर्गाकार होती है, यानी इसका जो आकार होता है, पिस्टन का व्यास और लंबाई समान होती है, दो सिलेंडर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखे होते हैं, स्ट्रोक की लंबाई सिलेंडर बोर समान होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्गाकार इंजन होगा उसमें दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रोक की लंबाई होगी और जो सिलेंडर का बोर होगा वो समान होगा। सिलेंडर का बोर यानी उसकी हाइट और स्ट्रोक की लंबाई वो समान रूप से होगी वर्गाकार इंजन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, यानी स्ट्रोक लेंथ एंड सिलेंडर बोर आर सेम। प्रश्न संख्या हम 12 पे चलते हैं। अंतर्ग्रहण वायु द्वारा अपनाया गया मार्ग है, यानी द पाथ टेकन बाय इनटेक एरिज, यानी जो इंजन है, इंजन के अंदर जहां से हवा प्रवेश करती है वो कहां कहां से होके पूरा मतलब कि जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाती है, तो किन किन पार्ट्स या किन किन भागों से होके निकलती है वो बताना आपको। तो जैसे कि देखो, कार्बोरेटर या थ्रोटल बॉडी है, एयर क्लीनर है, इनटेक मिनीफोल्ड है, इनटेक पोर्ट सिलेंडर है, एयर क्लीनर, कार्बोरेटर, इनटेक पोर्ट, इनटेक मिनीफोल्ड, सिलेंडर। सिलेंडर में तो लास्ट में पहुंचती है, एयर क्लीनर में पहली बार पहुंचती है, तो ठीक है, तो लेकिन ये गलत हो गया। यहाँ एयर क्लीनर ठीक है, इनटेक मिनीफोल्ड, कार्बोरेटर, इनटेक पोर्ट, ये इनटेक मिनीफोल्ड पहले आ गया, ये बाद में होगा, तो ये भी गलत हो गया। एयर क्लीनर, फिर कार्बोरेटर या थ्रोटल बॉडी, फिर इनटेक मैनिफोल्ड और इनटेक पोर्ट सिलेंडर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले एयर क्लीनर में, फिर कार्बोरेटर में, फिर इनटेक मैनिफोल्ड में, फिर इनटेक पोर्ट सिलेंडर में। ठीक है, तो यानी कि हवा जो होती है इंजन में प्रवेश करती है तो इस प्रकार से अंदर जाती है इन भागों से होते हुए। प्रश्न संख्या 13, द ब्रेक वार्निंग लाइट वार्न्स द ड्राइवर ऑफ, ब्रेक चेतावनी लाइट ड्राइवर को चेतावनी देती है, कब देती है, जब इसका दोस्तों फेल्यूर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी हाइड्रोलिक प्रणाली के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट की विफलता जब हो जाती है तो ब्रेक वार्निंग लाइट दिखती है। अब ये किस कारण से होती है, तो हो सकता है कि ब्रेक में हवा आ चुकी होगी, ब्रेक ऑयल जो है कम हो गया होगा, कोई भी कारण हो, लेकिन हाइड्रोलिक प्रणाली के प्राथमिक या द्वितीयक जो सर्किट अगर विफल हो जाएंगे तो यहाँ पर ब्रेक लाइट आपको शो करेगी। और ब्रेक लाइट जो ये प्राथमिक और द्वितीयक जो सर्किट होते हैं, जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, इसमें अगर उचित प्रेशर नहीं बनेगा, उचित तरीके से काम नहीं होगा इसका, तो फिर ये क्या है, रेड लाइट इंडिकेट कर देता है। और ये अब कई कारणों से हो सकता है, चाहे वो इन आपके ब्रेक ऑयल का हो, एयर ब्लीडिंग का हो, कोई लीकेज का हो, है ना, तो ये कई कारणों से हो सकता है। क्योंकि जब भी ब्रेक मास्टर सिलेंडर में उचित प्रेशर नहीं बनेगा तो फिर वो आपको ब्रेक लाइट है वो शो कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी, फेल्यूर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। प्रश्न संख्या 14 है, कनेक्टिंग छड़ें आमतौर पर आकार के क्रॉस सेक्शन में बनी होती है, यानी कि आप सभी को पता है पिस्टन होता है, यहाँ पे आई होल होता है, यहाँ पे एक प्रकार से क्या होता है, ये कनेक्टिंग रोड होती है, ऊपर से छोटी नीचे से मोटी, और ये आपकी यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट है, यानी सी एस है, ये आपकी कनेक्टिंग रोड है, ये पिस्टन है, और ये आपका आई होल है जहाँ पे पिस्टन पिन लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कनेक्टिंग छड़ यानी कनेक्टिंग जो रोड है ये किस आकार में बनी है, तो सी एल एच, ये तो तीनों गलत हो जाएंगे पता है आपको, तो ये आई शेप में बनी होती, खड़ी एकदम सीधी है ना, तो इसलिए इसको आई शेप में कहा जाता है। तो ये एकदम सिंपल था, कास्ट आयरन की ये बनी होती है और पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने का काम करती है। पिस्टन के साथ में जहां पर ये जुड़ेगी ये पिस्टन पिन कहलाती है, और कनेक्टिंग रोड से जिधर ये जुड़ेगी तो ये क्रैंक पिन आपके कहलाती है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट है ना, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रोड जोड़ना क्रैंक पिन, और पिस्टन को जोड़ना पिस्टन पिन, जैसा नाम वैसा काम। It is necessary to maintain the valve clearance as the,
वाल्व क्लियरेंस को बनाए रखना आवश्यक क्यों होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और एग्जाम में अमूमन इस चीज को है वो पूछ लिया जाता है। इफ द वाल्व क्लियरेंस इज टू स्मॉल, यानी अगर वाल्व क्लियरेंस कम होगी तो वाल्व पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाएगा और लीडिंग टू पुअर इंजन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल डैमेज, और जो है इंजन पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाता है अगर वाल्व क्लियरेंस कम होता है। ऑन द अदर हैंड, if the valve clearance is too large, the valve may not often fully causing a loss of power and efficiency। अगर वाल्व क्लियरेंस ज्यादा है तो वाल्व पूरी तरीके से नहीं खुल पाएंगे और न ही उसमें उचित तरीके से उसकी जो दक्षता है, इफिशियंसी है, पावर है, वो प्राप्त हो पाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दहन की गर्मी के कारण वाल्वों को लंबा करने की अनुमति, यानी allow for lengthening of the valve owing to the heat of combustion। यानी कि वाल्व क्लियरेंस का एक्चुअल में बनाए रखना क्यों आवश्यक है? ताकि वो सही समय पे पूरी तरीके से ओपन हो जाए और पूरी तरीके से क्लोज हो जाए। मतलब कि अलाउ फॉर लेंथिंग ऑफ द वाल्व ओविंग टू द हीट ऑफ कम्बशन। ठीक है, यानी कंबसन चैम्बर में प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर वाल्व क्लियरेंस को पूरी तरीके से बंद होना, पूरी तरीके से खुलना अति आवश्यक होता है और इसी चीज को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए वाल्व क्लियरेंस रखा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, इफ द एयर फ्यूल मिक्सर ignites before the spark takes place at spark plug, the condition is called। यदि स्पार्क प्लग पर चिंगारी लगने से पहले वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलित हो जाता है तो इस स्थिति को कहा जाता है। यानी आपको पता है ये बात हो रही है पेट्रोल इंजन की और पेट्रोल इंजन में लगा रहता है स्पार्क प्लग। अब बात करते हैं, स्पार्क प्लग का काम होता है हवा प्लस पेट्रोल के मिश्रण को जलाना। अब हवा पेट्रोल का मिश्रण स्पार्क प्लग चिंगारी के माध्यम से जलाता है, लेकिन अगर स्पार्क प्लग चिंगारी दे ही ना और उससे पहले ही हवा पेट्रोल का मिश्रण जल जाए तो क्या स्थिति होगी? उसको कहेंगे समय से पहले जलना, मतलब प्री इग्निशन। यानी कि समय से पहले ही फ्यूल और एयर का जो मिश्रण होता है वो जल जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि कंबसन जो चेंबर होता है उसमें हो सकता है उसका टेम्परेचर क्या होगा, पहले से ज्यादा हुआ हो सकता है। इंग्लिश में मैं बात करता हूं, ऑटो इग्निशन इज द सेल्फ इग्निशन, यानी अपने आप जल जाता है ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सर बिफोर द स्पार्क हैज फायर्ड, स्पार्क के फायरिंग करने से पहले। दिस कैन बी क्यूज्ड बाय हॉट कंबसन, यानी कंबसन चेंबर जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और दूसरी बात, हॉट पार्ट्स ऑफ द सिलेंडर वॉल, सिलेंडर होता है इंजन जो है अगर पहले से ज्यादा गर्म है तो फ्यूल और एयर ज्यादा गर्म हो जाएगी और अपने आप आग पकड़ लेगी और इसे अपने आप आग पकड़ने को ही यहाँ पे प्री इग्निशन कहा जाता है। ऑटो इग्निशन लीड्स टू हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स एंड आल्सो कैन बी हार्मफुल फॉर द इंजन। यानी ऑटो इग्निशन जो होती है अपने आप है, जो प्री इग्निशन की जो ये एक्टिविटी होती है ये इंजन के लिए बहुत घातक होती है और इस कारण से इंजन और भी ज्यादा ओवर हीट होने लगता है। तो आपको बताना है प्री इग्निशन से क्या हो सकता है। प्री इग्निशन से और भी ज्यादा इंजन ओवर हीट होगा और जो है इसमें मिस फायर भी हो सकता है या विपरीत स्ट्रोक है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग का इश्यू आएगा। क्योंकि 2 या 3 या 4 सिलेंडर इंजन होगा तो जिस सिलेंडर का जब काम होगा वो तब होना चाहिए, लेकिन अगर समय से पहले हो रहा है तो उनकी पावर आपस में टकराएगी जिसकी मदद से पावर का लॉस होगा। तो ये हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। तो प्री इग्निशन क्या क्या इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी समय से पहले जलना, ये प्री इग्निशन कहलाती है। लेकिन मैं बात करता हूं प्री इग्निशन की जो ये एक्टिविटी है, प्री इग्निशन की एक्टिविटी है वो पेट्रोल इंजन में होती है। लेकिन एक होता है नॉकिंग। दोबारा से बता दूं मैं जानकारी के लिए, बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो होती है नॉकिंग, एक होता है डेटोनेशन, डेटोनेशन, ठीक है, एक होता है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन किस में होगा? पेट्रोल इंजन में होगा। नॉकिंग और डेटोनेशन होगा डीजल इंजन में। ये इतनी सी बात आप और थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। यानी प्री इग्निशन तो पेट्रोल इंजन में होगा, नाम से पता चल रहा है। नॉकिंग और डेटोनेशन की क्रिया है वो डीजल इंजन में होती है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है।
द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन ए बैटरी, यानी कि बैटरी में एसिड के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। यानी आप सभी को पता है विशिष्ट गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, बैटरी की, वो भी कौन सी, एसिड वाली बैटरी की। तो आप सभी को पता होगा कि जो बैटरी होती है, बैटरी में एक लिक्विड होता है। बैटरी में एक तो ये सेल होते हैं, माना कि 1 2 3 4 5 6 छह सेल की बैटरी होती है, तो वो 12 वोल्टेज की बैटरी कहलाती है। तो इस अभी बैटरी में हम लिक्विड डालते हैं, लिक्विड के रूप में हम डालते हैं एसिड। एक तो एसिड डालते हैं, एसिड प्लस वाटर डालते हैं, यानी कि पानी डालते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वाटर प्लस जो एसिड होगा, अब ये क्या है, बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करने में मदद करेगा। ये एक्चुअली में तो रासायनिक क्रियाएं जो है ये एसिड करता है, लेकिन एसिड इसे रासायनिक क्रिया से जलकर नष्ट ना हो जाए और अंदर से गर्म ना हो, इसके लिए हम वाटर नामक लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं। तो अब गाड़ी की जो बैटरी है, कई बार क्या होता है कि बैटरी लगातार काम आती है तो इसमें पानी का लेवल कम हो जाता है, और पानी खत्म होने के बाद में जो एसिड होता है वो खत्म होने लगता है। उसके कारण बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, लेट चार्ज होती है। तब हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। तो ये ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी जो होती है वो किसकी मापी जाती है, तो ये एसिड की मापी जाती है। पहली बात तो भाई, इसमें एसिड की ग्रेविटी मापी जाती है, और इसमें आप माना कि बैटरी अगर 0% चार्ज है तो लगभग इस स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.10 के आसपास दिखाएगा। दूसरी बात, माना कि 0.25% तक अगर ये आपकी बैटरी चार्ज है तो ये लगभग 1.5 तक ये दिखाएगा। और अगर 75% अगर चार्ज है तो यहां पर ये लगभग ऑलमोस्ट आपको बता सकता हूं मैं 1.18-19 तक आपको दिखाएगा। और जैसे ही पूरी चार्ज हो जाए बैटरी, फुली चार्ज बैटरी होगी 1.26 लगभग ये वैल्यू आपको यहां पर वो दिखाएगा। सॉरी 1.26 नहीं, 1.26, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था। तो फुली चार्ज में इस टाइप से दिखाता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये अब कई बार पूछ लिया जाता है कि फुल चार्ज बैटरी की ग्रेविटी क्या होगी, 1.26, आधी चार्ज बैटरी की 1.18, है ना, और डिस्चार्ज की 1.10 या 1.11। ठीक है, इस टाइप से आपको इन चीजों को याद रखना है। समझ में आया क्या? अब इस चीज को मापने के लिए, ये जो मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इससे मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उपकरण है हाइड्रोमीटर। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ, उसमें हाइड्रोमीटर की जगह एरोमीटर आया था। तो एरोमीटर भी इसी का दूसरा नाम है, याद कर लेना, लिख लेना, छाप लेना भाई, है ना, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या करते हैं, नाम को बदल कर दे देते हैं। तो मुझे खुद को नहीं पता था कि हाइड्रोमीटर को एरोमीटर भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में फिर हमने गूगल पे रिसर्च किया और किया तो पता चला बिल्कुल ठीक है, एरोमीटर भी होता है। वहां पे ऑप्शन में उन्होंने हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर दे दिया था। बताओ, ये हाइग्रो। अब बच्चों ने क्या सोचा, बच्चों ने सोचा एग्जामिनर से गलती हो गई है, और उन्होंने सोचा हाइग्रोमीटर ही हाइड्रोमीटर है, तो उन्होंने इसको टिक लगा दिया और इसको भूल गए, तो वो गलत हो गया। तो याद रखना है हाइड्रोमीटर ही एरोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों नाम एक ही हैं, ये गलत है। तो समझ गए ना? ठीक है। प्रश्न संख्या 18, वह स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में HC उत्सर्जन होता है, यानी द कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इमिशन इज हाई टेम्परेचर कंबशन, उच्च तापमान का दहन, अधूरा दहन, कम तापमान का दहन, उच्च वायुमंडलीय तापमान का दहन। आप सभी को पता है वायुमंडल में एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक CO2 है। ये तीनों गैसें सबसे ज्यादा है, और ये तीनों ही इंजन के अंदर जाती है। ठीक है, अभी तीनों अंदर जाएगी तो लगभग इन्हीं से मिलती जुलती गैसें निकलेगी। तो नाइट्रोजन से नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन से अब ये हाइड्रोकार्बन बन सकता है, और साथ ही दोस्तों इसके अलावा और भी चीजें बन सकती है। CO2 से आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप से एक पदार्थ आपका जो डीजल, माना कि डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन से जो बाहर धुआं निकलेगा, उसमें जो डीजल के कण अगर आधे जले हुए रह चुके हैं, सीधे शब्दों में कहें आधा जला हुआ डीजल अगर बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या होगा, वो जल जो वातावरण में जो गैसें होती है इनमें जल वाष्प होता है। क्या होता है? जल वाष्प होता है, जल वाष्प। और जल वाष्प क्या होता है? एक प्रकार का आपको पता है H2O, यानी H2O। तो इसमें से जो ये H है,
ये H मिल जाएगा और यहाँ पर ये मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन। किसके साथ में मिलके, CO2 के साथ में हाइड्रो, ये जो हाइड्रो है ये मिलके HC बना देगा, यानी हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो मतलब कि आधा जला हुआ जो ईंधन होगा वो HC कहलाता है। और ये किस कारण से उत्पन्न होता है, जब गाड़ी ठंडी होती है, डीजल इंजन जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ठंडे इंजन को हम ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर चलाते हैं या स्पीड देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुआं देता है। उस स्थिति में हाइड्रोकार्बन का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है और वो एक प्रकार का इनकम्प्लीट कंबसन, यानी कि अधूरा दहन, यानी आधा जला हुआ ईंधन होता है। समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है, थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा सा जरूर आपको दिक्कतें आ सकती है समझने में, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है भाई ना। द इंजन ऑयल विस्कोसिटी इज डिफाइंड बाय डेटिंग। इंजन ऑयल की चिपचिपाहट, विस्कोसिटी जो होती है उसको हम हिंदी में चिपचिपाहट कहते हैं, को रेटिंग द्वारा परिभाषित किया जाता है। जी इंजन ऑयल के हो चाहे कोई और हो, ग्रेड ऑफ ऑयल्स होता है, इनकी जो ग्रेड होती है उनको हम SAE इस ग्रेड से जानते हैं, जिसका पूरा नाम सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, यानी ऑटोमोटिव इंजीनियर्स सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस विस्कोसिटी को इंडिकेट करता है कि किस इंजन की कितनी जो विस्कोसिटी होती है। तो ये चीज तो एकदम सिंपल है, वैसे आप सभी जो है वो जानते होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं बता देना चाहता हूं, द विस्कोसिटी इंडेक्स मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एन इंजन ऑयल टू रेसिस्ट बिकमिंग थिनर एट हाई टेम्परेचर्स। यानी कोई भी जो ऑयल है वो किस प्रकार से रेसिस्ट, प्रतिरोध करता है इसके जो विपरीत गुण वाले पदार्थ होते हैं उनको, तो उनकी गुणवत्ता को मापता है ना। तो ये है, और इसके अलावा कन्वेंशनल ऑयल्स इनकॉर्पोरेट एडिटिव्स टू चेंज इट विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को बदलने के लिए इसमें हम एडिटिव्स यानी कुछ ऐसे पदार्थ भी इसमें डिटर्जेंट टाइप के इसमें मिला देते हैं, ताकि इसकी जो चिपचिपाहट है, जो मतलब कि चिपचिपाहट का मतलब चिकनाई नहीं है यहाँ पे दोस्तों, दो चीजें यहाँ पे है, एक तो है चिकनाई, एक तो है चिकनाई लुब्रिकेंट, एक होता है चिपचिपाहट। ये चिपचिपाहट मतलब वो जो मतलब हम कह सकते हैं, जो हम एक तरह से जो, यानी जैसे पानी अधिक जब मिट्टी में मिल जाता है तो वहां पर भूमि जो गच गच भूमि हो जाती है ना, उसी टाइप से ऑयल भी है, चिपचिपाहट हो जाता है और वो एक तरह से मतलब कि वेस्ट मटेरियल सा हो जाता है, उसमें जो अशुद्धियां होती है उसमें घुली रहती है। तो लेकिन इसमें जो एडिटिव्स मिलाते हैं, एडिटिव्स यानी कि इसमें डिटर्जेंट टाइप के पदार्थ मिलाते हैं, वो उस जो है चिपचिपाहट को खत्म कर देते हैं, जिससे कि ऑयल और भी लंबे समय तक काम करता है ना। तो इस चिकनाई और इस चिपचिपाहट के गुणों के आधार पर जो ग्रेड होता है उसको हम यहाँ पर SAE के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। अब मैं बात करता हूं यहां पर जो इंजन होता है, इंजन ऑयल, इंजन ऑयल में हम कौन सी ग्रेड का ऑयल डालते हैं, 15W40 के आसपास का, 15W भी बोल सकते हो, 20W भी है, 30W भी है। आपका जो डिफरेंशियल होता है और आपका गियर ऑयल है, और दोनों में लगभग 85W90, इस ग्रेड का ऑयल हम आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए लेड एसिड बैटरी हैज। लेड एसिड बैटरी की नकारात्मक प्लेटें होती है। आप सभी को पता है पॉजिटिव प्लेट यानी कि धनात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो यहां पर नकारात्मक पूछी है, तो नकारात्मक प्लेट जो होगी वो स्पंजी शीशा यानी स्पंजी लेड की बनी होगी, और पॉजिटिव प्लेट लेड प्रोक्साइड की यानी कि PbO2 की। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा आपकी जो बैटरी होती है इसमें 6 सेल होते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस टाइप से 6 सेल होते हैं। हर सेल में 2 प्लेटें होती है, एक में जो है स्पंजी शीशे की बनी होती है, एक लेड प्रोक्साइड की बनी होती है, एक धनात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने आ चुका है। The drive shaft are connected to the differential and wheel hubs through universal joint because the universal joint, हिंदी में देखते हैं, ड्राइव शाफ्ट यूनिवर्सल जोड़ों के माध्यम से डिफरेंशियल और व्हील हब से जुड़े होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल जोड़ मैं बता देना चाहता हूं, ये आपके पहिए हैं, ये आपके डिफरेंशियल है, ये आपका डिफरेंशियल हो गया, ये आपकी ड्राइव शाफ्ट है भाई। अब ये जो ड्राइव शाफ्ट होगी व्हील हब और इस डिफरेंशियल से किसके माध्यम से जुड़ी होगी, यहां पे एक यूनिवर्सल जॉइंट बना होगा जिसके बीच में क्रॉस बना होगा। यू जॉइंट यहां भी होता है, यहां भी होता है। तो ये यू जॉइंट है, क्यों लगाते हैं
मेन आपको बताना है कि यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा compensates for variations in the relative positions of differential and the wheel which result from bumpy रोड सरफेस का मतलब उबड़ खाबड़ रोड और अदर सिमिलर ड्राइविंग कंडीशंस। उबड़ खाबड़ रोड या इस प्रकार की ऊपर नीचे कोई सड़कें या खराब सड़कें जो होती है उनसे जो वाइब्रेशन जो होता है, इस वाइब्रेशन के कारण जो व्हील हब है या व्हील है या जो डिफरेंशियल है या प्रोपेलर शाफ्ट है, इनको कोई नुकसान ना हो और इनकी जो पावर है वो 360 डिग्री पे भी इधर उधर मूवमेंट करके वो लगातार पीछे ट्रांसमिट होती रहे, इसके लिए हम यू जॉइंट यानी कि यूनिवर्सल जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट आप सभी को पता है, दो योक होते हैं, वो बीच में क्रॉस लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से वो बना होता है, एक साइड से डिफरेंशियल से, एक साइड से प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा रहता है, तो ये क्रॉस कहलाता है। ये क्रॉस जब घिस जाता है तो इस जॉइंट से आवाज आने लगती है। और आपसे कोई पूछे गाड़ी में ग्रीसिंग पॉइंट कहां कहां होते हैं, तो इस यूनिवर्सल जॉइंट में क्रॉस में भी यहां पर लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। यहां पर ग्रीस लगाया जाता है, किसके माध्यम से? ग्रीस गन की मदद से। समझ में आया? कोई बात नहीं, आ गया, अच्छी बात है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कॉमर्शियली अवेलेबल इज। व्यवसायिक रूप से उपलब्ध पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग। व्यवसायिक का मतलब है गाड़ियों में जो हम काम में लेते हैं। एक तो नॉर्मल पेट्रोल होगा, एक गाड़ी में इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल होगा, तो वो व्यवसायिक कहलाएगा। तो इसके जो वैल्यू होती है 85 से 95। और ये जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो केवल और केवल पेट्रोल इंजन के लिए होती है। पेट्रोल इंजन की ऑक्टेन रेटिंग होती है। एक होता है C10 रेटिंग। C10 हमेशा किसका होता है? डीजल का होता है। किसका होता है? डीजल का होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखनी है। समझ में आया? तो C10 नंबर पूछिए आपसे, तो C10 नंबर आप 40 से 45 के बीच में आप भारत में बता सकते हो। 45 के आसपास का जो है ना, वो यहाँ पर जो C10 नंबर है हम काम है। C10 पूछे तो 45 बता सकते हो, ऑक्टेन पूछे तो 85 से 95 बता सकते हो, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल इफ। वाहन की सवारी आरामदायक होगी यदि अनस्प्रंग द्रव्यमान न्यूनतम रखा जाए, स्प्रंग का द्रव्यमान न्यूनतम रखा जाए, वाहन का द्रव्यमान न्यूनतम रखा जाए, इन सब का। अब ये क्या खेला है आप कहोगे कि ये अनस्प्रंग और स्प्रंग क्या है? अनस्प्रंग मास इज केप्ट मिनिमम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है गाड़ी में होता है सस्पेंशन सिस्टम, जो कि किन दो भागों के बीच में लगता है? ये होता है माना कि चेसिस, ये होती है आपकी एक्सल, ठीक है, ये होती है आपकी एक्सल, ठीक है, और यहां पे आपके होते हैं पहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये चेसिस जो है, ये पहिए जो हैं, ये एक्सल जो हैं, रोड के झटके इन सभी को, अरे इन पहियों में ब्रेक लगे रहते हैं, ब्रेक लगे रहते हैं। ये सारी चीजें क्या करती है? रोड के झटकों को डायरेक्ट यहां पे जो है सहनती है, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम तो इनके बाद लगता है। सस्पेंशन सिस्टम तो इस पे लगेगा, अब इससे एक्सल पे, और इस एक्सल के ऊपर का जो पार्ट है, जैसे कि अब इंजन आ जाएगा, इंजन की ऊपर की बॉडी आ जाएगी, सीट है, हम जहां पर बैठे हैं, आग ऊपर की जितनी भी स्टीयरिंग सिस्टम है, ये सब अब क्या लगे होंगे? यहाँ पे स्प्रंग जो है वहां लगे होंगे। लेकिन यहां पर मैं बात करता हूं जैसे कि चेसिस है, आपकी जो ये टायर जो है, चेसिस हो गया, टायर हो गया, ब्रेक हो गया, ये जो पीछे वाली या आगे वाली ड्राइव शाफ्ट है ना, डिफरेंशियल हो गया, तो इनको रोड के झटके डायरेक्टली लगते हैं, तो ये अनस्प्रंग द्रव्यमान होता है। तो यानी कि आरामदायक सवारी कब होगी? जब आपकी गाड़ी का अनस्प्रंग भार, अनस्प्रंग भार का मतलब है अनस्प्रंग मास केप्ट मिनिमम। अनस्प्रंग यानी बिना स्प्रिंग की जो भार अगर कम रखोगे तो गाड़ी आरामदायक होगी। और गाड़ी का अगर जैसे ट्रैक्टर होता है तो इसमें स्प्रंग भार ज्यादा होता है ना। और जैसे आजकल जो मॉडर्न गाड़ियां आती है इनमें अनस्प्रंग भार कम होता है, क्योंकि नीचे भार कम होगा और जो सस्पेंशन है उनके ऊपर भार अधिक होगा। तो ये ऐसा अगर रखा जाता है तो अधिकतम जो गाड़ी का भार होगा वो अगर स्प्रिंग पर यानी सस्पेंशन के ऊपर रखेंगे तो गाड़ी फिर झटके कम देगी, जिससे आपकी जो यात्रा है वो आरामदायक होगी। सीधी सी मतलब है, गाड़ी के अधिकतर पार्ट्स अगर सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर लगे हैं, है ना, ताकि उनको रोड के झटके न लगे, तो आपकी यात्रा आरामदायक होगी। इसलिए कहा जाता है कि अनस्प्रंग भार है वो आपको कम रखना चाहिए।
समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न है, बहुत बार मैं बताऊं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आपके सामने में आया हूं। द ऑटो इग्निशन इज इन ए स्पार्क इग्निशन इंजन मीन्स, स्पार्क इग्निशन इंजन में ऑटो इग्निशन का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, एक डीजल इंजन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है। डीजल इंजन होता है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है, कंप्रेशन के सिद्धांत पे, और जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो इग्निशन के सिद्धांत पे काम करता है, ऑटो इग्निशन। ठीक है, ऑटो इग्निशन। तो ये दो प्रकार के इंजन होते हैं। तो यहां पर ऑटो इग्निशन की बात करें, कंप्रेशन का मतलब संपीड़न के, किसका, हवा का संपीड़न के आधार पर काम करते हैं। ऑटो इग्निशन में स्पार्क प्लग लगा रहता है जो कि चिंगारी के माध्यम से जो फ्यूल को जलाता है। तो इसका मतलब क्या पूछा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रंट, ये लो के अग्रभाग से गुजरने से पहले आवेश का प्रज्वलन। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट होता है वो 247 से लेके 280 डिग्री होता है, किसका, पेट्रोल का। डीजल की बात करता हूं तो डीजल का सेल्फ इग्निशन पॉइंट जो होता है 210 डिग्री होता है। इसीलिए डीजल जो है बिना स्पार्क प्लग, बिना चिंगारी के जल जाता है। ठीक है, बिना चिंगारी के जल जाता है केवल कंप्रेशन के सिद्धांत से, ताप और दाब के कारण। लेकिन पेट्रोल क्या है, इसका जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट ज्यादा है, इसके लिए हमें इसको चिंगारी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये पूछा गया है। तो यहां पर कहा गया भी ऑटो इग्निशन का मतलब क्या है। ऑटो इग्निशन का मतलब है इसका जो टेम्परेचर तो है वो है ही, लेकिन जब हम स्पार्क प्लग से चिंगारी देंगे तो चिंगारी के पास आते ही ये पूरा का पूरा जलता रहेगा। चिंगारी भी दो व्यक्ति हैं, इनमें से आगे कौन दौड़ेगा, अगर मैं सवाल पूछूं तो अगर चिंगारी और पेट्रोल है तो चिंगारी और पेट्रोल एक साथ दौड़ेंगे। चिंगारी की जो आगे वाली जो लो है उसके साथ साथ पेट्रोल जलता रहेगा। आप देखते हैं जो स्टंट दिखाते हैं, ये मुंह में पेट्रोल लेके और उस मुंह पेट्रोल की फुहार मारते हैं और आग है वो लगती है, आपको पता है, जैसे वो फुहार मारता है तुरंत आग पकड़ती है खतरनाक तरीके से। तो वो एक प्रकार का ऑटो इग्निशन मेथड होता है, इसीलिए मतलब कि पेट्रोल जल्दी आग पकड़ता है और इसके लिए जो स्पार्किंग प्लग की छोटी सी चिंगारी है वो भी काफी होती है। तो यहां पर इसका हो जाएगा लो के अग्रभाग से गुजरने से पहले आवेश का प्रज्वलन, इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, व्हेन द ब्रेक पेडल फ्री प्ले इज लेस देन द स्पेसिफाइड वैल्यू देन द ब्रेक पेडल फ्री प्ले निर्दिष्ट मान से कम हो, अगर फ्री प्ले आपकी कम है तो इसका मतलब क्या होगा, और ब्रेक पेडल की जो प्ले होती है उसको कम रखना चाहिए या ज्यादा रखना चाहिए। तो ये भी एक सवाल होता है। तो आपको हमेशा जो कोई भी फ्री प्ले होती है ना वो उसके लाभ के लिए होती है, नुकसान कुछ भी नहीं करती। अगर ब्रेक प्ले फ्री प्ले कम होगी तो आपके ब्रेक है पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, रिमूव नहीं हो पाएंगे, और पूरी तरीके से फिर आपको यहां पर गाड़ी को फ्री नहीं कर पाओगे और गाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाएगी। मतलब कि क्या होगा, ब्रेक खींचे हुए रह जाएंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो ब्रेक खींचे हुए रह जाएंगे, जिसकी मदद से आपको कई प्रकार की परेशानियां देखने को मिल। दूसरी बात, जब भी आपकी गाड़ी के ब्रेक कि फ्री प्ले अगर एडजस्टमेंट सही नहीं है तो आपको पता है अगर पूरा रिमूव नहीं होगा तो मास्टर सिलेंडर है या जो आपकी पुश रोड है ब्रेक की वो पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं रह पाएगी और वो गाड़ी को चलने में बाधा पहुंचाएगी। तो इसीलिए ब्रेक पेडल की उचित फ्री प्ले होना अति आवश्यक होता है। तो यहां पर ये थे आपके 25 टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट आपके मन में है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी मैंने जानकारी आपको देने का प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा स्टडी एट होम ऐप है वो डाउनलोड करके इसमें बेस्ट नोट्स, बेस्ट कंटेंट, इंडिया बेहतरीन जो एंड्रॉयड ऐप है उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे मिल जाएगी, जहां पर आपको बेस्ट जो नोट्स है पहले से अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं और आगे भी प्राप्त हो रहेंगे। इसके लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है स्टडी एट होम। और जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आप आईटीबीपी या हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ड्राइवर की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आईटीबीपी के लिए फुल मॉक
और यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए फुल जो कोर्स है, आईटीबीपी के लिए भी फुल कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर रखा है हमने और बेहतरीन तैयारी वहाँ पे चल रही है। आप साथियों हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो एक लाइक वाला बटन आप जरूर दबा देंगे। बाकी ज़्यादा यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है और कोई भी डाउट आपके मन में है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैसे मैंने किसी पर्सन पे आपका डाउट छोड़ा नहीं है, जितना ज्ञान होगा उतना दे देंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, और हमेशा देखो अच्छी अगर मेहनत करोगे तो जरूर आप सफल होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में और बहुत सारे बच्चे लगे हैं। हाई कोर्ट वाली भर्ती में भी खूब सारे बच्चे लगे हैं, एसएसबी ड्राइवर में। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर ज़्यादातर भर्तियाँ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो अब आईटीबीपी है, हाई कोर्ट भर्तियाँ हैं, इनमें बहुत अच्छा मौका आपके पास में है। तो आप बिल्कुल अपने इस मौके को भुना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को फिर से राम राम, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को थैंक यू सो मच।